है ये फ्रोजन लैंड साइबेरिया। 7.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रशियन बैरल लैंड, जो कि फ्यूचर में एआई रिवॉल्यूशन का पावर सेंटर बनने वाला है, जो कि ग्लोबल एआई को कंट्रोल करेगा। बट सबसे शॉकिंग बात, इस एआई हब का रिमोट रशिया के हाथ में नहीं बल्कि चाइना के हाथ में होगा। बिफोर 20th सेंचुरी ईस्ट साइबेरिया प्रिजन टेरिटरी के नाम से बदनाम था, जहां जाने का मतलब था कभी लौट कर ना आना। और इसकी दो मेन साइट हुआ करती थी। पहली नैन्स्लिक माइनिंग प्रिजन, जहां पर कैदियों को फोर्सफुली माइनिंग करवाई जाती थी, और दूसरा सैंचलिंग आइसलैंड, जहां -50 डिग्री में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। एंड स्टालिन पीरियड के दौरान तो इस पूरे रीजन को ही स्लेव एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया गया। According to historical documents, between 1920 to 1953, more than 18 million peoples को साइबेरिया के लेबर एंड प्रिजन कैंप्स में फोर्सफुली डिपोर्ट किया गया था। लेकिन जो जगह कभी लोगों के लिए मौत की खाई हुआ करती थी, वही आज रशिया के लिए $3 ट्रिलियन का जैकपॉट फील्ड बन चुकी है, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स गैस रिजर्व्स। ईस्ट साइबेरिया में 3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस रिजर्व मौजूद है। एंड अगर इसमें फार ईस्ट रीजन को भी जोड़ दिया जाए तो ये नंबर 37.9 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर को टच कर जाता है। बट इससे साइबेरिया एआई का हब कैसे बनेगा? तो आंसर है हीलियम। ये हम सब जानते हैं कि बलून्स को फुलाने के लिए इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, बट ये किसी ने नहीं बताया कि $20 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड भी हीलियम पर ही डिपेंडेड है। एमआरआई मशीन्स, मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस इक्विपमेंट, एरोस्पेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एआई चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स। एआई चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अल्ट्रा कूलिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ हीलियम से पॉसिबल है। इसलिए इस गैस को चिप मैन्युफैक्चरिंग, लिथोग्राफी, प्लाज्मा इचिंग एंड लीक डिटेक्शन जैसे मल्टीपल फेसेस में यूज किया जाता है। और यही कारण है कि एआई बूम के बाद हीलियम की डिमांड 2 से 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। इनफैक्ट एआई सेक्टर ऑलरेडी हीलियम सप्लाई चेन का 24% अकेले कंज्यूम करता है। इन शॉर्ट, हीलियम के बिना इस सेक्टर को रन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एटमॉस्फेयर में हीलियम सिर्फ 0.0052% है, जिसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ग्लोबल ट्रेड में इसी वजह से इस गैस को रेयर गैस कैटेगरी में भी काउंट किया जाता है। एंड ऑल टेक जायंट्स लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनकी स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज की लिस्ट में आपको हीलियम टॉप 10 में जरूर मिलेगा। अब एटमॉस्फेयर से तो हीलियम को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, बट इसका एक और सोर्स है, और वो है गैस फील्ड। नॉट ऑल, बट कई गैस फील्ड में मीथेन के साथ हीलियम 4 भी ट्रैप होता है, जहां से इसे एज बायो प्रोडक्ट निकाला जाता है। बट ऐसी गैस फील्ड का नंबर काफी ज्यादा लिमिटेड है। इनफैक्ट करंटली सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो कि हीलियम प्रोडक्शन चैन को डोमिनेट करती हैं, और वो है अमेरिका, कतर एंड अल्जीरिया। अमेरिका की टेक्सास, ओक्लाहोमा, व्योमिंग और फ्लोरिडा गैस फील्ड में हीलियम मौजूद है, जहां से वो अपनी कंजम्पशन की डिमांड को पूरा करता है। साल 2024 में अमेरिका ने 81 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम प्रोड्यूस किया था, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन का ऑलमोस्ट 40% था। बट इसमें से 56 मिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट ने ही कंज्यूम कर लिया, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 9% ज्यादा था। हाई डोमेस्टिक डिमांड होने की वजह से अमेरिका बहुत कम हीलियम एक्सपोर्ट करता है, और ये एक्सपोर्ट भी ज्यादातर उन कंट्रीज को जाता है जहां पर अमेरिकन कंपनीज की सप्लाई चेन है। अब ऐसे में ज्यादातर कंट्रीज अपनी हीलियम डिमांड के लिए कतर पर डिपेंडेंट है। साउथ कोरिया मोर देन 65%, जापान 35% एंड इंडिया 50% हीलियम कतर से एक्सपोर्ट करता है। बट वेस्ट एशिया वॉर के बाद हीलियम की ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। कतर का रास लाफन वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, और यहीं से कतर अपना 90% से ज्यादा हीलियम भी सप्लाई करता है। मार्च 2026 में ईरान ने इस साइट पर मल्टीपल मिसाइल अटैक किए थे, जिसकी वजह से यहाँ के कई प्लांट्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए। हीलियम के प्लांट भी थे। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मिसाइल अटैक की वजह से कतर का एनुअल हीलियम प्रोडक्शन इस साल 14 to 30% डाउन हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। और ये डैमेज कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि इस पूरी फैसिलिटी को वापस रिपेयर करने में कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा, और 20 से 25 बिलियन डॉलर्स खर्च होंगे। एंड यही रीजन है कि कई कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन को कतर से अल्जीरिया की तरफ शिफ्ट कर रही हैं।
जो कि हीलियम का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्जीरिया ईयरली सिर्फ 32 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम ही प्रोड्यूस करता है, जिसमें से ज़्यादातर ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट को एक्सपोर्ट हो जाता है। एंड अल्जीरिया के पास में भी इतना इन्वेस्टमेंट या फिर इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ग्लोबल मार्केट की डिमांड को पूरा कर सके। एंड यही रीज़न है कि वेस्ट एशिया वॉर के बाद से हीलियम के प्राइसेस 2 टाइम्स बढ़ चुके हैं। एंड एआई कंपनीज किसी तरह से अभी तो अपनी सप्लाई चेन्स को मैनेज कर रही हैं, बट फ्यूचर में उन्हें कोई ना कोई सस्टेनेबल ऑप्शन ढूंढना ही होगा। और यहीं पर एंट्री होती है साइबेरिया की। साइबेरिया की कोयटा एंड चॉइस के गैस फील्ड में 3 to 4 बिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम मौजूद है। इसके अलावा रिसेंट एक्सप्लोरेशंस में ईस्ट साइबेरिया एंड फार ईस्ट रीजन के 30+ गैस फील्ड में नेचुरल गैस के साथ हीलियम ट्रैप्ड मिली है। 2025 में रशिया ने 18 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम प्रोड्यूस किया था, जो कि कतर, अल्जीरिया एंड अमेरिका के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। बट इसकी एक बड़ी वजह ग्लोबल सैंक्शंस भी हैं, जिसकी वजह से बहुत कम कंट्रीज ही रशिया से हीलियम बाय कर रही थी। बट अब वेस्ट एशिया वॉर और हीलियम सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज न चाहते हुए भी रशिया की तरफ देख रही हैं, जो कि रशिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट 5 ईयर में रशिया ईयरली 60 to 80 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा है, जो कि उसे हीलियम सप्लाई चेन में बिगेस्ट प्लेयर बना सकता है। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज इन रियलिटी साइबेरिया में मौजूद हीलियम रिजर्व्स का बेनिफिट रशिया को नहीं, चाइना को होने वाला है। डील को कंप्लीट करने के लिए 2019 में रशिया ने 3000 किलोमीटर लॉन्ग पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन बिल्ड की थी, जो कि ईस्ट साइबेरिया की गैस फील्ड को आमूर प्रोसेसिंग प्लांट से कनेक्ट करती है, जो कि चाइना बॉर्डर के करीब रशिया के आमूर रीजन में मौजूद है। यहाँ पर नेचुरल गैस से हीलियम और मीथेन को एक्सट्रैक्ट करके उसे चाइना सप्लाई किया जाता है। बट ये यहाँ पर इकलौती गैस पाइपलाइन नहीं है। रशिया यहाँ पर 2 और पाइपलाइन बिल्ड करने पर काम कर रहा है, जिसमें से एक है पावर ऑफ साइबेरिया 2, जो कि मंगोलिया के रास्ते वेस्ट एशिया को चाइना से कनेक्ट करेगी, और दूसरी है फार ईस्ट पाइपलाइन, जो कि सैंचलिन आइसलैंड से मीथेन एंड नेचुरल गैस को चाइना सप्लाई करेगी। बट यहाँ रशिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे चाइना एंड साइबेरिया के बीच के बॉर्डर को इरेज कर रहा है। चाइना की कई बड़ी कंपनीज लाइक CNPC एंड चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशियन कंपनीज के साथ यहाँ पर मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स ओपन कर रखे हैं। इवन कई गैस फील्ड में ये चाइनीज कंपनीज स्टेक तक ऑन करती है, जो कि रशिया की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में चाइनीज कंपनी के साइलेंट ओवरटेक को शो करता है। एंड सिंगल लार्ज बायर होने की वजह से चाइना को यहाँ पर दूसरे बायर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट भी दिया जाता है, जो कि ग्लोबल मार्केट में उसके प्रोडक्ट को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है। बट साइबेरिया में चाइना का इंटरेस्ट सिर्फ हीलियम और नेचुरल गैस तक लिमिटेड नहीं है। ईस्ट साइबेरिया एंड फार ईस्ट जोन की लोकेशन मेटल एंड मिनरल रिजर्व्स लाइक निकेल, कॉपर, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, टाइटेनियम, डायमंड एंड टिम्बर का होम है, जो कि AI टेक हार्डवेयर इंडस्ट्री में मोस्ट डिमांडेड मेटल्स हैं। एंड इसीलिए चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन जैसी कई माइनिंग कंपनीज ने साइबेरिया और रशियन आर्कटिक जोन में मल्टीपल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। और ये मटेरियल लो कॉस्ट में चाइना पहुंच सके, इसके लिए रेलवे एंड नॉर्थर्न सी पोर्ट के लिए मल्टीपल ट्रांसपोर्ट रूट भी डेवलप कर रखे हैं। पर यहाँ पर चाइनीज कंपनी के लिए असली एडवांटेज है वेदर। यूजुअली इतना हार्श वेदर ह्यूमन सेटलमेंट या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रेफरेबल नहीं माना जाता। बट ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डाटा सेंटर्स साइबेरिया के लो टेम्परेचर वेदर कंडीशंस को AI सेक्टर के लिए परफेक्ट लोकेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा सेंटर्स को मैनेज करने की एनुअल कॉस्ट ऑलरेडी $3.3 बिलियन को टच कर चुकी है, जिसमें से एक बहुत बड़ा चंक सिर्फ कूलिंग पर खर्च किया जाता है। इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडीज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बड़े डाटा सेंटर्स 5 मिलियन गैलन वाटर पर डे कंज्यूम करते हैं, विच इज मोर देन वाटर कंज्यूम बाय 50,000 पीपल इन अ डे। साइबेरिया की लो वेदर कंडीशंस डाटा सेंटर्स की कूलिंग कॉस्ट को कवर कर सकते हैं, जो कि AI एप्लीकेशन को मोर अफोर्डेबल एंड रीचेबल बनाएगा। करेंटली रशिया के मोस्ट ऑफ द डाटा सेंटर्स वेस्टर्न साइबेरिया में लोकेटेड है, बट रशिया नेक्स्ट 5 ईयर में 31 डाटा सेंटर्स इस साइबेरिया में बिल्ड करने का प्लान कर रहा है।
इनफैक्ट 2022 में रशिया ने साइबेरिया में बिटकॉइन माइन करने के लिए फुली डेडिकेटेड डाटा सेंटर बिल्ट भी किया था। बट यहाँ पर रशिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो चाइना पर इन्वेस्टमेंट के लिए हाईली डिपेंडेंट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना का रशिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 17 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुका है और इसमें से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट साइबेरिया में एनर्जी, गैस एंड एआई के सेक्टर्स में की गई है। इसीलिए फ्यूचर में यहाँ बिल्ड होने वाले ज्यादातर डाटा सेंटर्स भी रशिया के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए काम करेंगे। लो इलेक्ट्रिसिटी एंड फेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से चाइनीज कंपनी के लिए इस रीजन में डाटा सेंटर्स या फिर सर्वर फार्म्स बनाने पर मंथली $4,75,000 तक का खर्च आएगा, जबकि इसी डाटा सेंटर्स की मंथली कॉस्ट संघाई में $1 मिलियन से ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि चाइना साइबेरिया में पिछले कुछ सालों से इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। साल 2015 में चाइना की एक कंपनी ने रशिया के ट्रांसबाकुल रीजन में 1,15,000 हेक्टेयर का एक लैंड 49 इयर्स के लिए लीज एग्रीमेंट पर लिया था। यहाँ के लोग इस डील को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन रशियन गवर्नमेंट को लगा कि इससे साइबेरिया की डेवलपमेंट हो सकती है। हालांकि साइबेरिया की डेवलपमेंट तो कुछ खास नहीं हुई, लेकिन 11 साल बाद यहाँ पर कई और दूसरी चाइनीज कंपनीज आकर अपने बिजनेस सेटअप कर चुकी हैं। लास्ट ईयर 2025 में यूक्रेन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चाइनीज इन्वेस्टर्स साइबेरिया की प्रोमिनेंट लोकेशन लाइक लेक बाइकल के आसपास तेजी से लैंड परचेज कर रहे हैं और यहाँ के लोकल बिजनेसेस को हटाकर अपने होटल, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स बिल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट कई चाइनीज बिजनेसमैन अब ओपनली बाइकल को चाइना का पार्ट तक क्लेम करने लगे हैं। लैंड परचेजिंग, मेटल एंड मिनरल रिजर्व्स, stakes in oil and gas fields, control on helium supply chain and data center projects। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है और ना ही चाइना ये सिर्फ ट्रेड बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। ये एक्चुअल में रोड मैप है चाइना के साइबेरिया को एआई हब में कन्वर्ट करने का। और अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में अमेरिका एंड यूरोप की एआई सेक्टर के लिए हम चाइना की चीप एआई सेक्टर के साथ में compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाइना का साइबेरिया पर टू मच कंट्रोल रशिया की आर्कटिक एंड ईस्टर्न बॉर्डर पर मिलिट्री एडवांटेज को भी डैमेज करता है। इनफैक्ट ये होना शुरू भी हो गया है। कुछ टाइम पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में क्लेम किया था कि रशिया के फार ईस्ट रीजन में चाइनीज इंटेलिजेंस एक्टिविटीज पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी हैं। यही नहीं, अच्छे डिफेंस एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप होने के बावजूद रशिया की अपनी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लीक डॉक्यूमेंट्स में चाइना को एनिमी मेंशन किया गया है। 8 पेजेस लॉन्ग इस लीक डॉक्यूमेंट में एफसीबी ने अपनी गवर्नमेंट को क्लियरली वार्न किया है कि चाइना की नज़र ईस्ट साइबेरिया और फार ईस्ट रीजन पर है। और ये कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि भले ही ईस्ट साइबेरिया लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन हो, बट ये हिस्टोरिकली रशिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री जोन रहा है, जहाँ से मिलिट्री साउथ ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आर्टिक एंड पैसिफिक ओशन को भी मॉनिटर करती है। प्लस ये रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स का ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरिंग जोन भी है, लाइक वेलोडोस का सबमरीन बेस, यूरी गगरीन एयरक्राफ्ट प्लांट, जहां पर रूस अपने मिलिट्री फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स बिल्ड करता है। इसके अलावा शेवांस्क लिंक्ड आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड शिप्स को रिपेयर किया जाता है। इतने सेंसिटिव जोन में चाइना की प्रेजेंस रशिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, स्पेशली तब जब रशिया के इन रीजन्स को लेकर ऑलरेडी चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चिंग डायनेस्टी के दौरान फार ईस्ट रीजन, आमो रिवर और सी ऑफ जापान का ये पूरा एरिया चाइना का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में मल्टीपल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स के बाद रशिया ने इस पूरे रीजन पर अपना कंट्रोल पा लिया। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइबेरिया के इन रीजन्स को आज भी अपने लैंड का हिस्सा मानती है एंड अपने बेनिफिट के लिए फ्यूचर में चाइना इन रीजन्स को वापस क्लेम भी कर सकता है। इसीलिए एक रशियन मीडिया आउटलेट ने जब साइबेरिया में सर्वे किया तो 50% से ज़्यादा लोकल लोग चाइनीज कंपनीज के लीज एग्रीमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका साफ कहना था कि चाइनीज कंपनियां तो फ्यूचर कोलोनाइजेशन के लिए ग्राउंड तैयार कर रही हैं। बट इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस के बावजूद भी रशियन गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया।
और इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना पर ओवर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है। लास्ट 5 इयर्स में चाइना रशिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, जो कि रशिया की 30 to 35% एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को डोमिनेट करता है, स्पेशली ऑयल एंड गैस फील्ड, जो कि रशिया का बिगेस्ट रिवेन्यू सोर्स है। यही नहीं, लास्ट 2 डिकेड्स में रूस ने चाइना से $125 बिलियन का लोन तक लिया है। एंड यूक्रेन वॉर के बाद से तो रशिया चाइनीज बैंक्स पर फाइनेंसिंग के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया, और इसी डिपेंडेंसी की वजह से रूस सब कुछ जानते हुए भी चाइना को साइबेरिया में साइलेंट इन्वेजन करने से रोक नहीं पा रहा। बट कब तक? क्या चाइना पर टू मच इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रशिया को वीक बना रही है, या फिर रशिया एक राइट टाइम का वेट कर रहा है ताकि वो बिना अपनी इकोनॉमी को डैमेज किए चाइना को साइबेरिया से बाहर कर सके? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।